हेलो एवरीवन। अभी तक हम कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उन्हीं का हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड एक एक्टिविटी लिखा हुआ है। एक्टिविटी में कह रहा है टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ विद वाटर, dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it, add half a teaspoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Could you get a smell? तो क्या ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीकर का जो है वो ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो वो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश करी थी। तो बीकर में जो है पानी डाल दिया है, उसमें जो है शुगर मिला दिया, उसके बाद जो है उसमें यीस्ट मिला दिया है। 4-5 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया है। इस पे जो है ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगा वो अगले स्लाइड में है। कह रहा है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यीस्ट उसमें प्रेजेंट है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो वो जो स्मेल आ रही है, स्मेल किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि वो जो प्रोसेस हुआ होगा उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ होगा जिसकी वजह से वो स्मेल स्टार्ट हो गई होगी। अब आप सोच रहे होगे कि यार ऐसे तो अल्कोहल बनाना बहुत ईजी है। अल्कोहल बनाना ईजी तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि जितना पुराना अल्कोहल होता है उतना ज़्यादा लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर 4-5 घंटा किसी ने अल्कोहल बनाया, उसके बाद उसको कोई बेच रहा है तो उसको कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जिस वजह से अल्कोहल लोग लेते हैं वो पर्पस पूरा नहीं होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये थोड़ा सा बड़ा सा ये टॉपिक है, तो इसको एक बार रीड आउट ही कर देता हूँ। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर्स में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस सच एज ऑफ पेनिसिलिन. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. तो कह रहा है कि डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, जिसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है पेनिसिलिन। एक टाइम था तो सारे के सारे बीमारियों का जो सॉल्यूशन था वो था पेनिसिलिन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक हुआ करता था। इसके अलावा कोई और चीज़ मार्केट में नहीं थी जो ज़्यादातर बीमारियों को अपने आप से ठीक कर दे। ठीक है, तो ये मेडिसिन क्या करते हैं? ये स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर माइक्रोब्स का, जिनको जर्म्स भी हम बोल सकते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक दिया या उनकी ग्रोथ को रोक दिया, उनको मार दिया, उनको क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो बैक्टीरिया से भी हम जो है एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और फंगी से भी बना सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर कब देते हैं? जब हमें नॉर्मल फीवर वगैरह हो गया, किसी तरह का छोटी मोटी बीमारी हो गई, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है। ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया से बनने वाले ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बनने वाले एंटीबायोटिक्स हैं, इनके ये नाम आप याद रख सकते हो। आप चाहो तो इनको गूगल भी कर सकते हो कि इनसे जो है क्या क्या काम लिया जाता है, इनके जो है इनकी खास बातें हैं, इनमें जो डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आगे कह रहा है कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. तो क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रो कराया जाता है और स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए ही स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो उनका यूज़ करने के लिए उनको ग्रो कराना पड़ेगा, हमें उनके नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उनमें ग्रोथ होगा। ठीक है, और जब ग्रोथ होगा उसके बाद उनका यूज़ हम कर लेंगे। तो एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड
ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम कब करते हैं, जो आपके घरों में जो पालतू जानवर वगैरह हैं उनके खाने के साथ उसमें मिला दिया, तो उससे जो है उनके जो इन्फेक्शन वगैरह उनको भी रोका जा सकता है। और इनसे जो है बहुत सारे प्लांट डिजीज़ेस को भी रोका जा सकता है। जैसे प्लांट में बहुत एक ही बार में क्या हुआ, प्लांट्स बहुत सारे साफ़ हो जाते हैं, उनमें कोई कीड़ा वगैरह लगना स्टार्ट हुआ और सारे जो आपके फसल हुई थी वो बर्बाद हो गया। तो उसमें भी जो है एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड पेनिसिलिन की स्टोरी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन का वो फाउंडेशन वगैरह रखा था। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो ये क्या देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किसी तरह का मोल्ड वहाँ पे आ गया था, इकट्ठा हो गया था। वो क्या कर रहा था कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है रोक रहा था। ठीक है, वो ग्रीन कलर का मोल्ड था। मोल्ड मतलब वो समझ लो जैसे काई वगैरह जम जाती है वैसा करके कुछ। ठीक है, इन और ये जो है बैक्टीरियाज को प्रिवेंट ही नहीं कर रहा है ग्रो करने से, इनको मार भी रहा है। ठीक है, तो इन्हीं मोल्ड से इंस्पायर होकर इन्होंने पेनिसिलिन बनाया था। ठीक है, आगे एक और स्टोरी है एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। तो इन्होंने जो है कब खोजा था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, 1798, जो कि बहुत ही पुरानी स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, as these are caused by viruses. तो एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स हमें हमेशा नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी आपने घरों में भी सुना होगा कि बोला जाता है कि आपको जो है दवाइयों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए अननेसेसरीली, जब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत नहीं ख़राब हो, तब तक जो है आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। कई बार बोला जाता है कि सिर दर्द अगर हो तो अवॉइड ही करना चाहिए दवाई। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो दो काम कर सकते हैं। या तो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में जो है वो उसके बारे में जो है भनक लग जाती है, जो भी आपको जो है डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भनक लग जाती है कि जो है इस सामने वाला जो है ना, सामने वाला जो डिफेंड कर रहा है, मुझे अंदर आने से रोक रहा है, उसकी ये एक कमज़ोरी है। तो कमज़ोरी वो पता कर लेते हैं, फिर वो जो है ये एंटीबायोटिक्स जो है इनफेक्टिव हो जाते हैं, इनका जो है असर ख़त्म हो जाता है। या फिर दूसरा काम क्या हो सकता है कि जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं, जो आपके बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं कि उनको मारना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा रहे थे, उन्हीं को अगर हम नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिए तो हमारा बॉडी का नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ ड्रग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस और फ्रिक्वेंटली हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। बच्चों को और इन्फेंट्स को, इन्फेंट्स मतलब जो बिल्कुल अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको वैक्सीन क्यों दिया जाता है? तो उसके बारे में स्टोरी है लिखी हुई है, जो भी पैराग्राफ में वो रीड आउट कर देता हूँ। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो जब भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारे बॉडी में जाता है तो जो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे वो इन्वेडर्स से फाइट करता है, उनसे लड़ाई करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। तो हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी का जो एंटीबॉडीज़ थे वो याद रखता है कि पिछली बार जो है फर्स्ट टाइम जब मैंने इस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से लड़ाई करी थी
तो कैसे मैंने उसको हराया था, ठीक है। तो वो याद रखता है ताकि वो वापस से जब एंटर करे तो वापस सेम तरीके से ही वो उसको हरा सके। सो इफ़ द डेड और वीकेंड microbes are introduced in the healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. तो कह रहा है कि इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो सीधी सी बात है, जैसे ही मैं कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, माइक्रोब को भी अगर मैं अपनी बॉडी से इंट्रोड्यूस करूँगा तो बॉडी डिफेंस के तौर पे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने लगेगा, प्रोड्यूस करेगा। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो क्या क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, और जो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से हमें जो है छुट्टी मिल जाती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या है कि कुछ ऐसा हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो या तो हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा उसको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, या फिर कमज़ोर से बैक्टीरियाज़ को या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हमारे बॉडी में छोड़ रहा है, जो बड़े आसानी से हार जाता। तो उसको तो बड़े आसानी से हरा ही दे रहा है हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी था, और साथ में एंटीबॉडी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया कि अब जो है मरने के बाद भी बहुत सारे एंटीबॉडी बच गया। अब वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हमेशा से पड़ा रहेगा, वो डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं। तो जब भी आगे से अब जो स्ट्रॉन्ग वाले, अच्छे वाले, जो हेल्दी बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे, उनको भी आसानी से हरा पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए हुए थे। अभी जो है अभी नहीं प्रोड्यूस करेगा, पहले से पड़ा हुआ था हमारी बॉडी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? आप अपने बचपन में इंजेक्शन आपको कई सारे लगे होंगे इस तरह के डिजीज़ से बचने के लिए, तो आप क्या इनके नाम दे सकते हो? इसमें बहुत सारी चीज़ें। पोलियो जो है, पोलियो वैक्सीन आपको जो दिया गया था, वो ओरल वैक्सीन होता है, ठीक है। इंजेक्ट भी करने जाने वाले कई सारे वैक्सीन होते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है आपको, ठीक है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो अभियान हिंदी में बोला जाता है, आपको याद होगा। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन भी इसका ऐड किया करते थे, ठीक है। तो आज यहीं रहने देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।